हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान सही यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार की पहले वीडियो एक डाल चुका हूँ जो कि इंट्रोडक्शन थी कि मूल अधिकार कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको डिवाइड किया गया। प्रकार कुछ नहीं, उसको डिवाइड किया गया किस किस तरीके से, ताकि वो पढ़ने में ईजी हो जाए। हमने किताबों में देखा 14 से चालू होते हैं मूल अधिकार, और वैसे मूल अधिकार चालू होते हैं वो होते हैं 12 से। तो इसलिए पता होना चाहिए कैसे कैसे डिवाइड किया गया इनको। तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि पेरिफेरल कौन से होते हैं, ठीक है, जो मूल वर्ग के कौन से होते हैं, अपवाद वाले कौन से होते हैं, ये सारे मूल अधिकार मैंने पहले बता दिए थे। अब मैं थोड़ा वैसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मेंस के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और प्री में भी इसका काम आता ही आता है और इस कॉन्सेप्ट बन जाता है इसमें। तो प्री का भी क्वेश्चन बनना कोई बड़ी बात नहीं है अगर बन जाए तो, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। संविधान में संशोधन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, तो शुरुआत से लेके अभी तक कैसे कैसे इतिहास रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखते हैं, संविधान में संशोधन यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन अधिकार में संशोधन मतलब किसमें संशोधन? संविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अपने आप लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन। बस ये बोला गया है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अगर उसको चेंज करना है तो कुछ कुछ तो साधारण विधायक शक्तियों से हो सकता है और कुछ कुछ संवैधानिक जो शक्तियां होती हैं उनको उपयोग करके हो सकता है। तो दो तरीके से बटा हुआ है। अगर इसमें संशोधन करना हो तो एक है ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, सॉरी, क्योंकि संसद करती है तो ये होती है ऑर्डिनरी नोट्स बनाते चलना साथ साथ में, ठीक। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव हो गया, और एक होता है संवैधानिक, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हिंदी में भी लिख दूंगा। ये जरूरी है कि आपको इंग्लिश के भी टर्म आने चाहिए ताकि दिक्कत ना हो जाता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, हाँ, जुडिक्शन और लिखो, जुडिक्शन लिख दो, अभी क्षेत्राधिकार माना जाएगा, ठीक है। क्षेत्राधिकार मतलब जुडिक्शन मतलब ठीक है। तो ऑर्डिनरी मतलब साधारण क्षेत्राधिकार, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, ठीक। वही है संवैधानिक। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप अभी मैं उन चीजों को स्पष्ट करूंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो साधारण मतलब पता लग रहा होगा कि साधारण सी कोई चीज है, उसको हमें नियम चेंज करने होंगे, वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। कोई विशेष दोनों सत्य बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि उसमें इतनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारी बहुमत आपको बता रखी है कि साधारण बहुमत से क्या होता है, ठीक है, विशेष बहुमत क्या होती है, ये सारी बहुमत मैंने पहले की क्लास में बता रखी है। नहीं पता है तो पहले के लेक्चर देख लीजिए, तब अच्छे समझ में आएगा। तो एक होता है संवैधानिक विधायक क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? अनुच्छेद, ये होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो विधायक क्षेत्राधिकार है, या फिर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान में किया गया ठीक है संशोधन, है ना, संशोधन, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि 368 के अंदर जो दिया गया उसके बारे में करेंगे। और ये 368 के अंदर जो किया जाएगा उसे संवैधानिक संशोधन कहा जाएगा, ठीक है, संवैधानिक संशोधन। तो उसके बाद देखते हैं कहां से बात शुरू होती है। पहला केस याद कर लेना, थोड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अब थोड़े केस बताए तो ना, दो केस हैं जिनमें कहा गया है, ये लिख लिया, इसमें पता होना चाहिए। इसको नोट्स बनाते चलो तो ज़्यादा फायदा रहेगा, बाद में इकट्ठा बनाना मुश्किल पड़ जाएगा, और बाद में आपको जब रिवाइज करना होगा तो आपके पास एक
जगह कंसोलिडेटेड नोट्स होंगे जिसे आप एकदम से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है शंकरी प्रसाद, ठीक है, वर्षद भारत संघ। वर्षद भारत संघ मतलब इनके खिलाफ, मतलब भारत के, मतलब कुछ सरकार के खिलाफ। सरकार के दोनों में बनाम मतलब इन दोनों के बीच की जो बात हुई है, केस जो हुआ था। एक हुआ सज्जन सिंह, वर्सेस राजस्थान सरकार। ठीक, सरकार नहीं होता, राजा वैसे तो। ठीक, इन दोनों में क्या कहा गया? इन दोनों में कहा गया कि संसद के पास दोनों क्षेत्राधिकार, ठीक है। उसका है गोलकनाथ केस, किसका केस है? गोलकनाथ केस। गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ बनाम भारत संघ 1967। यहाँ से टाइमलाइन से चालू हो गई कि संसद के पास सिर्फ साधारण विधायी क्षेत्राधिकार है। मतलब साधारण बहुमत, जो साधारण चीजें हैं, तो साधारण चीजों में अमेंडमेंट करना वो संसद के पास है, बाकी का उसके पास नहीं है। गोलकनाथ केस में एक आ गया 1967 में, ठीक है। उसका भी केस आया जिसने पूरे संविधान की दिशा बदल दी और लोगों के क्वेश्चन के पैटर्न पूछने का एक दिशा बदल दी, तो उसके बाद केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो वो केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दिनों में से गोलकनाथ जरूरी, क्योंकि इसमें ही पहली बार कहा गया था कि साधारण विधायक क्षेत्र का अधिकार है और वो संशोधन संविधान में 368 के तहत नहीं कर सकते, ये संसद के पास हक नहीं है, ठीक है। पर आगे केशवानंद भारती केस में पहले तो 24वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये बताया गया, उसमें क्या किया गया कि संविधान में जो भाषा है उसकी जो लिखावट है उसमें बदलाव कर दिया गया और फिर उससे ये होगा कि सरकार, अब देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया। पहले बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस केस में सब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये लिखने नहीं पड़ती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो होती है, या किसी चीफ जस्टिस ने कहा, या किसी बड़े उद्योगपति ने, किसी उद्योगपति मतलब किसी बड़े अधिकारी ने कहा, तो जो भी उसका जो रेलिवेंट पोस्ट पे बैठा है उसने कहा। सुप्रीम कोर्ट बहुत रेलिवेंट चीज है, देश में सारा रेलिवेंट यही है। तो इसमें क्या बोला गया कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अधिकार नहीं देता है, ठीक। इसमें ये बोला गया, और क्या बोला गया, यह अनुच्छेद सिर्फ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस वाली केस में कहा था। किस वाली केस में? गोलकनाथ बनाम भारत संघ केस में कहा था, ठीक है। अब इसका बाद आता है जो मेन केस है जिसने पूरी दिशा बदल दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। तीनों केस गोलकनाथ के बाद क्या कहा था कि संसद के पास सिर्फ साधारण विधायी शक्ति है, ठीक है, और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है। तो संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है, उसके बाद जो बात आती है, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि भारत की संसद ने क्या किया, यानी सरकार ने क्या किया 1971 में भारत की संसद ने क्या किया, जो अनुच्छेद 361 में बोला गया था ना कि संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया बनाती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
उसमें ही संसद ने संशोधन कर दिया। कौन सा संशोधन था वो? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। और ये सब किसके जमाने में हो रहा था? 1971 के बाद ये हो रहा था इंदिरा गांधी के जमाने में। ठीक है, उन्होंने इतना सारा कुछ किया था। इस टाइम में बहुत उथल पुथल थी सुप्रीम कोर्ट के बीच और सरकार के बीच। ठीक है, तो कोई इसकी बात टाल रहा था, कोई इसकी बात टाल रहा था, एक दूसरे अपनी बात मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए देखते हैं आगे। तो इसकी भाषा में जो अनुच्छेद 368 की भाषा में था उसमें बदलाव कर दिया, मतलब संशोधन कर दिया उसमें। तो उसमें क्या कर दिया? अब संशोधन क्या कर दिया? द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। ठीक है, उसमें क्या बोला कि संसद के संविधान संशोधन करने की और तदर्थ जो प्रक्रियाएं हैं संशोधन करने की शक्ति संविधान में है, वो किसके पास है? संसद के पास है, ऐसा कहा गया। और इस बात को फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है। उसके बाद कह दिया कि इसमें भारतीय के बात के हवाले से 24वें संविधान सदन को वैधानिकता प्राप्त कर दी गई, यानी इसे अप्रूवल दे देगी कि हाँ ये बात ठीक है। संसद की दोनों शक्तियां जो संविधान में संशोधन करने की दोनों शक्तियां जो है वो संसद के पास है। ठीक है, वो दोनों शक्तियों को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, कर दी तथा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पर यह कहा गया कि संविधान के आधारभूत ढांचे से कोई छेड़छाड़ ना हो। जैसे जो कि ये गरीबों के लिए कोई काम किया जाए तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। ये सुरक्षा, स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है, अधिकार दिया गया, उसमें छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, उसमें छेड़छाड़ ना हो। हाँ, उसमें तुम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ चीज वो कर सकते हो, पर